बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीआईए की निजकारी के बाद सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए को अब कैसे चलाया जाएगा, कौन चलाएगा, क्या पीआईए की निजकारी के बाद हुकूमत के ऊपर से कर्जों का बोझ कम हो सकेगा, क्या हुकूमत मुनाफा बख्श इदारों को भी फरोख्त करेगी। लेकिन मुनाफा बख्श इदारों को क्यों फरोख्त किया जाए, क्या कारोबार करना हुकूमत का हक नहीं है। इस तरह के दीगर सवालात का जवाब लेंगे अशफाक यूसुफ तोला साहब से, क्योंकि पीआईए की निजकारी के बाद कहा जा रहा है कि निजकारी की ट्रेन सही पटरी के ऊपर चढ़ चुकी है। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, क्या पीआईए की निजकारी का जो मामला था उसमें पीआईए होल्डिंग बनाना, पीआईए होल्डिंग बनाने के बाद सारा बोझ हुकूमत की तरफ शिफ्ट करना, उसके बाद निजकारी का एक अमल, आप ज़ाहिर है कि इस तमाम मामलात के एक वक्त में जो है वो पार्ट रहे हैं, आपने तमाम चीज़ों को करीब से देखा है, आपके सजेशंस मौजूद हैं। तो क्या ये मुश्किल फ़ैसला था, अच्छा फ़ैसला हुआ लेकिन मुश्किल था? क्या हुकूमत को बाकी चीज़ों के हवाले से, जो बाकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनके हवाले से भी इसी तरह के फ़ैसले करने चाहिए? पीआईए के निजकारी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर बेहतर अमल हो सका और कहाँ पर जो है वो गुंजाइश मौजूद थी? बात देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, बट एक बात जरूर है कि आपकी ब्लीडिंग तो रुक जाएगी ना। जो 50-100 अरब साल के आप जो दे रहे थे टैक्स पेयर्स मनी, वो तो कम से कम हो गए। दूसरी बात यह है कि देखें, ये ओपिनियन आर लाइक नोजेस, एवरीवन इज वन। अगर इतनी बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन थी तो आपने देखा होगा कि क्यों कोई लोग जो एयरलाइन इंडस्ट्री को समझते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं आए। एक ही कंपनी थी जिसने एयरलाइन का बिजनेस चलाया हुआ, एयरडू, और वो आए तो उनकी बिड सबसे लोवेस्ट थी, आपने देखा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिड आई है, देखें गवर्नमेंट ने जो पार्क किया है वो लायबिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने अपने एक्शंस के तहत पीआईए पे इन्फ्लिक्ट की है, और ये वो चीजें थी जिसको गवर्नमेंट को टेक ओवर करना जरूरी था। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो मेरा ख्याल था ये नामुमकिनात में से था कि ये प्राइवेटाइजेशन होती, और जो लोग चाहते थे कि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो, आज उन्हीं के आप तबसरे पढ़ लेंगे तो वो ये कहते होंगे कि हाँ बिल्कुल गलत हुआ है ये। बट हकीकतन मैं आपको कहता हूं, मैं प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे भी रहा हूं, पीआईए के मामला से भी बड़ा ताल्लुक रहा है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं ये बहुत अच्छी डील है और इससे बेहतर डील नहीं हो सकती। ओपन ट्रांसपेरेंट आई। अब देखें, अगर जो आज बातें कर रहे हैं ना, तो क्या उनके पास, देखिए इस पूरे कंसोर्शियम को 135 अरब तो लगाने हैं ना, चाहे पीआईए में लगाएं चाहे गवर्नमेंट को दे। आपको ये पता है आपके सिर्फ 14 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, 14, और आपको कम से कम इस एयरलाइन को ब्रेक इवन पे लाने के लिए कम से कम 30 से 35 एयरक्राफ्ट चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप कहां से लाएंगे वो एयरक्राफ्ट? आपको उनको फंक्शनल करना है, आपको नई लीजेस लिखनी है। आप ये कोई गवर्नमेंट का इदारा तो नहीं है कि अगर एग्जिम बैंक से मैं कोई डील करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट की कोई कॉर्पोरेट अपने सॉवरेन गारंटी मिल जाएगी। तो इन सब चीजों को मरूज़े खातिर रखें, और कोई भी हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फंक्शनल ना हो हमने नहीं दी। और इसके अलावा भी मेरे ख्याल से, जो जहां तक मेरी नॉलेज है, 182 अरब की लायबिलिटी तो गवर्नमेंट ने अभी भी उस ऑपको में छोड़ी हुई है पीआईए के अंदर, और वो तो इन नए मालिकान की जिम्मेदारी है ना। तो ये आप ना कहें कि जी ये कोई डील खराब है। आप ये कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप नहीं चलेगा। हाँ, अब दूसरे एंटरप्राइजेस की आपने जो बात की है ना, देखें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आपका आएगा डिस्कोस का और जेनकोस का, और ये इतने आसान नहीं है। मैं जब बोर्ड पे था, मैंने बोर्ड को एक मशवरा दिया था, मेरा ख्याल रिकॉर्ड में भी होगा, कि आप 10 डिस्कोस हैं, आप उनके सेट बना लें। ये नहीं, जो टॉप डिस्को है जैसे कि फैसलाबाद है या गुजरांवाला है या इस्लामाबाद है या लाहौर है, तो उनको आप रैंकिंग कर देंगे एक, और जो 10वें जैसे कोयटा है, पेशावर है, सक्खर है, हैदराबाद है, कड़वा और मीठा मिला के दे दें। नहीं, 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7 और 5 हो चाहिए, ये बुके बना दें और आप ऑफर कर देंगे जी हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, 10 साल तक आप चलाएं, हम पैसे नहीं डालेंगे, हमारी ब्लीडिंग आप रखते, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये चलाएं, 10 साल बाद हम उसको वैल्यू करेंगे, और पूरे सेट के हिसाब से जो भी चलाने वाला ऑपरेटर होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल आपका है, तो वो अगर लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो अच्छा। दुल्ला साहब, सवाल अभी भी वहीं पर है कि पीआईए के हवाले से माजी में भी तो निजकारी की कोशिश, क्योंकि आप खुद प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पर थे सर, क्या चीज रोकती थी आपको? पॉलिटिकल विल रोकती थी आपको? बायर नहीं मिलता था? ये लायबिलिटीज इतनी ज्यादा थी कि समझ में नहीं आता था कि इसका क्या किया जाए? मतलब टर्निंग पॉइंट कहां पर है? क्या यहाँ कुछ बड़ों की मदाखलत टर्निंग पॉइंट है कि जिन्होंने कहा कि ठीक है जो होगा देखी जाएगी, आप इसको इस तरीके से करके दें?
आप लोगों को क्या चीज रोकती थी? क्योंकि माजी में भी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश कोई आज से तो नहीं है, ठीक है इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको एक बड़ा झटका दिया जब स्टील मिल को रोका, लेकिन उसके बाद से लगे हुए तो हम मुस्तकिल है ना कि प्राइवेट करें प्राइवेट करें प्राइवेट करें। रोकती क्या चीज थी सर? सबसे बड़ी तो जो रुकावट होती थी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था। और जब आप देखते होंगे माजी के दौर में, जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, मोहम्मद जुबैर चेयरमैन थे, बड़ी अच्छी काम हुआ था उसमें। मगर पीआईए को ऑल ऑफ अ सडन आपको पता है कि यहाँ एक धरना बैठ गया था एम्प्लॉइज का और अचानक से कोई फायरिंग भी और 2 लोग शहीद हो गए। वो टर्निंग पॉइंट बना और उसमें सारी जो पॉलिटिकल जमातें थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, ये अपना जमात इस्लामी, सारे बीच में कूद गए। उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा। और रातों रात आपको पता है उसकी लेजिस्लेशन चेंज हुई और पीआईए को हमने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। इसी तरीके से डिस्कोर्स का भी हुआ। जब हड़ताल की कॉल आई तो उन्होंने कह दिया कि जी अब हम नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी यूनियन ने कि हम स्विच ऑफ कर देंगे और पूरे मुल्क में अंधेरा कर देंगे। और आपको पता है उसकी रिचार्जिंग कराने में 48 घंटे लगते हैं। तो ये धमकियां, ये जो धौंस धमकियां, देखिए हम होस्टेज हो गए। पीआईए में अगर सपोज करें 30-40 हजार एम्प्लॉय हैं, उनके होस्टेज बन गई है 25 करोड़ आवाम। 5 लाख एम्प्लॉयज हैं अगर जैनकोस और डिस्कोस की, उनकी होस्टेज बन गई है 25 करोड़ आवाम। तो ये नहीं चलेगा। और ये जिसने भी इंटरफेरेंस की है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं ये कहता हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए। उनका होना, उनका इंटरेस्ट लेना, इस कौम के जो फाजिल खर्चे जो होते हैं, फजूलियात हैं, ये जो ब्लीडिंग से उनको रोकने में काम आएगा। देखिए मैं अभी लाहौर से पीआईए से आ रहा था और क्रू ने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे पूछा, बेचारे बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े अच्छा क्रू है। उन्होंने कहा हमें निकाल तो नहीं दिया। मैंने कहा मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अभी आप 14 जहाजों को ऑपरेशन में आपकी सबकी खपत है, तो फिर तो 38 जहाज की बात हो रही है, आप सब वहीं पे रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है जो रिटायर हो जाएंगे, जो हमारे भाई बहन जो जिनकी सुपर एनिमेशन नहीं थे, उनको अब घर बैठना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि उनको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देके अब हम चला लें। अच्छा अशफाक साहब, आप इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट पता है इस सवाल के लिए इसलिए हैं कि आप बड़े करीब से जानते हैं आरिफ हबीब को भी, अकील करीम डेडी को भी, आपकी बरादरी के ही लोग हैं और आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड में भी रहे। मतलब अब ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद किसी और के पास मुल्क में नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आरिफ भाई हो गए, अकील भाई हो गए, ये कोई घाटे का सौदा करेंगे? ये मतलब मैंने पूछा, पिछले हफ्ते मेरे साथ आरिफ हबीब साहब थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया, ये कारोबारी मामला था। तो इसको उनकी तरफ से कैसे डील किया गया? मतलब जो दोनों कारोबारी पार्टी हैं, बाकी पार्टियों का भी तस्करा ज़रूरी है, लेकिन ये दो को चूँकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपकी तो बरादरी के लोग हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन थी इसको किस तरीके से उन्होंने डील किया? फिर टब्बा भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो मतलब इस पूरा जो प्रोसेस था, इसकी शफाफियत को, इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट ये बताएगा कि क्या ये पार्टियों में कैपेबिलिटीज हैं आइंदा चलाने की, इसको कैसे देखते हैं? बड़ी बात है। इसके पीछे 2 और भी थे। डॉक्टर फरजाना, हमारी सिटी स्कूल की बहन, वो मेरी क्लाइंट रही हैं। गौर एजाज मेरे सीनियर भी रहे, गवर्नमेंट कॉमर्स में मेरे क्लाइंट भी रहे, और आज भी बड़े भाई हैं मेरे, और उनसे बड़ी दोस्ती है, वाबस्तगी है मेरी। सब अच्छे लोग हैं और सब बिजनेसमैन हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं है। देखिए पीआईए एक बहुत बड़ा असासा है मुल्क का, इसको सही हाथों में जाना बहुत जरूरी था। अब इनके साथ 2 इश्यूज हैं। एक तो ये खुद इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, ये दे मैनेज देयर बिजनेस बड़े मेटिकुलस वे में करते हैं, और ये सब नीचे से राइज होके ऊपर आए हैं, तो इनको अपने रंग आते हैं और ये जानते हैं कैसे चलाना है। दूसरा ग्रुप भी था, वो भी बहुत अच्छा ग्रुप था। मोहम्मद अली टब्बा साहब भाइयों की जगह है मेरे, और हबीबुल्लाह साहब वो भी बड़े बिजनेसमैन हैं। और देखें, आपने देखा कितनी ट्रांसपेरेंट रेस हुई थी उसमें। और मैं ये समझता हूँ अब आरिफ हबीब साहब चलाएंगे, और फवाद मुख्तार है, वो भी बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मैं ये समझता हूँ इनको सबको बहुत आसानी से ये चलाएंगे। हाँ, इनको इश्यूज आएंगे जहाँ ऑपरेशनल साइड पे आ सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, शुजात अजीम साहब जो पहले पीआईए में काफी एक्टिव रहे और सबके बड़े क्लोज हैं उसके, तो मैं समझता हूँ वो कमांड लेंगे, एंड ही नोज
the very basic fact of airline industry, और I know for sure, I have full faith in his capabilities, वो चला देंगे। हाँ, आपको ऑपरेशनल इश्यूज आएंगे, आपको नए एयरक्राफ्ट के इश्यूज आएंगे। वो एयरक्राफ्ट के इश्यूज अब ये कैसे हैंडल करते हैं, इनको कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं। 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हम लेंगे। आरिफ हबीब साहब ने भी किसी जगह पे बात की है कि हम एयरक्राफ्ट लेंगे और 60 के करीब वो कहते हैं इसमें ऑपरेशन। अगर वो 60 के करीब ले लेते हैं तो मैं आपको फिर यकीन से कह सकता हूँ इस रीजन की आप टॉप एयरलाइन हो। अगर आप मुझे अलाउ कर दो कि आप यहाँ से डायरेक्ट लंदन चले जाओ, कहीं गल्फ स्टेट से उधर से जाने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे बताएं 7 घंटे में मैं पहुंच जाऊँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी और एयरलाइन से जाऊँ। तोला साहब, मैंने ये सवाल आपसे पूछना था ब्रेक पे जाने से पहले। मैंने फिर आपसे कुछ और मामला पे भी डिस्कशन करनी है कि आपका 2 जगह बड़ा ट्रैवल होता है, एक आप लंदन जाते हैं, दूसरा आप मदीना जाते हैं। तो क्या आप प्रेफर करेंगे अगर पीआईए अच्छी सहूलत दे कि आप पीआईए के अलावा किसी और? मैं अभी भी करता था फवाद, मैं अभी भी करता था। आप चेक कर सकते हैं मेरे रिकॉर्ड से कि आज भी अगर मुझे पीआईए डायरेक्ट मिल जाए मदीना पाक के लिए या उसके लिए लंदन के लिए, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लंदन तो मैं ट्रैवल ही एवरी क्वार्टर करता था। कुछ आर्बिट्रेशन के केसेस होते थे हमारे और कुछ दोस्तों के मामला होते थे, तो मैं खुद जाता था पीआईए से ही डायरेक्ट जाता था। संडे मॉर्निंग जाता था और अगले संडे मंडे मॉर्निंग पहुंच जाता था। मतलब सवाल का मकसद ये कन्वीनियंस थी बहुत। आप मतलब जब आपका तस्करा मैं कर रहा हूं, इसका मतलब आप जैसे और भी बहुत सारे ट्रैवलर है ना। मैं आपको ये कि आप मुझे देखें टोरंटो की फ्लाइट पे आपको जगह नहीं मिलती, आप देखें लंदन की फ्लाइट पे जगह नहीं मिलती। आप देख लें अभी पीआईए के चेक कर लें, रिकॉर्ड चेक कर लें, जितने भी बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर जा रही हैं इस्लामाबाद से या लाहौर से, आप चेक करें कहीं आपको फुल के अलावा मिलेगी नहीं। आप मैड्रिड चेक कर लें, आप जहां जहां जा रही है, पेरिस जा रही है, मिलान जा रही है, आप चेक कर लें, कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना वही सवाल है डिस्कोर्स वाला, और डिस्कोर्स के साथ एक बड़ा अहम सवाल है। कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में हैं लेकिन मुनाफा देने वाले, क्या उनको भी बेच देना चाहिए, उनकी भी निकाजी कर देनी चाहिए? हुकूमत के पास कारोबार नहीं होना चाहिए? ये सोच ठीक है या गलत है? ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ में। तोला साहब, ब्रेक से पहले आपके पास सवाल छोड़कर गया था सर कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो मुनाफा बख्श हैं, हुकूमत की तहवील में हैं, लेकिन शायद हुकूमत के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनकी मज़ीद कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, यानी कि इन्वेस्टमेंट उसमें हो सके और पाकिस्तान में वो जो फील्ड्स जो है वो देखी नहीं जा सकी। मैं ऑयल एंड गैस की ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। तो क्या हमें वो भी बेच देनी चाहिए, उनकी भी निचकारी कर देनी चाहिए? पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल ऐसे ही बनेगा कि अगर हम मुनाफा बख्श चीज़ों को भी जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी नॉइज़ क्रिएट होनी है कि जी मुनाफा करती थी, आपने कैसे इसको बेच दिया। इस पर क्या आप समझते हैं तो लगा? हुकूमत को बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। माँ सिवाय उनके, जैसे अगर कोई रेलवे है, रेलवे गरीबों की सवारी होती है, इसमें आप भले रख लें अपने आप को। और दुनिया में आपने देखा होगा रेलवे का निजाम जो है हुकूमतें ही चलाती हैं। वो अलग बात है आप कोई ट्रेन प्राइवेटाइज कर दें, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बाकी आप आ जाए, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक वो इदारा है जो मेरा ख्याल है प्रॉफिट में नजर आता है, और उसके आपने सुना होगा, बड़े चर्चे होंगे कि देखें जी प्रॉफिट का इदारा है, गवर्नमेंट बेच रही है। सर बात ये नहीं है, बात ये है कि प्रॉफिट का इदारा है। किस तरीके से स्टेट बैंक ने लोन दी, स्टेट बैंक की लोन को आपने इक्विटी में कन्वर्ट किया और उसकी जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है उससे आप प्रॉफिट में आ गए। तो अब आप कह रहे हैं मैं प्रॉफिट में। कोर बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं? 0/0। 5 दफा प्राइवेटाइजेशन के लिए मैं निकल पड़ा था एज ए चेयरमैन ट्रांजैक्शन कमेटी। हमने पूरे बोर्ड ने बड़ा सपोर्ट किया, हमने किया। कोई पार्टी, कोई क्रेडिबल पार्टी आने के लिए तैयार नहीं थी, मां सिवाय 1-2 पार्टियों के, जो कि खुद कहती थी कि जी हमारा काम तो प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग करना है। तो अगर उन्हीं को वर्ल्ड बैंक के साथ आई हुई उन पार्टीज को ही मैं दे दूं तो फिर मेरा तो सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा। और अगर उनको देना है तो सारी बातें प्राइवेटाइज ही कर दें फिर आप। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अब प्राइवेटाइज, कल को ये लॉस में आ जाएगा, आप बोलेंगे देखो जब प्रॉफिट में था आपने क्यों प्राइवेटाइज नहीं किया। इसी तरीके से आप मिसाल ले लें एमसीबी, आप ले लें हबीब बैंक, आप ले लें यूबीएल, आप ले लें अलाइड बैंक। अलाइड बैंक मॉडल क्या था तोला साहब? अलाइड बैंक मॉडल का भी तस्करा होता है यहाँ पे। सर इक्विटी बेची है आपने, और क्या यही हो सकता है ना आपने? जैसे हबीब बैंक बेची है ऐसे अलाइड बैंक मॉडल बेचा है, बाद में आपने इक्विटी बेची। आज कम से कम सेल्फ सस्टेन है, आप
कोई बैंकिंग में एक नाम है, आपको टैक्स कमा के दे रहे हैं, आपके लिए कम से कम एक क्रेडिबल नाम है और वो आपके रेगुलेशन में है। इसी तरीके से अगर आप तो साहब मैं एक जसारत करूं आपको टोकने की सर, आपने कहा कि पार्टीज नहीं आई जब आप बेचने के लिए निकले, तो क्या अब हम समझ सकते हैं कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बाद एक कल्चर पाकिस्तान में डेवलप होगा, पार्टीज आ सकेंगी? क्या पाकिस्तान में इन इदारों को जो मुनाफा बख्श है खरीदने के लिए पोटेंशियल बायर मौजूद है और वो डर के पीछे बैठा हुआ है कि यार खरीदने के लिए जाएंगे तो नए मसले आ जाएंगे सामने? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं जितना मैं खुश हूं बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तान कंसोर्शियम लेके गया। देखिए अगर बाहर से कंसोर्शियम आता है, वन टाइम उसने इन्वेस्ट कर देंगे जैसे $100 मिलियन या $200 मिलियन, ठीक है, और हर साल उसने 25-30 मिलियन डॉलर, $40 मिलियन का डिविडेंड लेके जाना है। 5 साल के बाद वो हमारे ऊपर बोझ बन जाता है, जो वो दे के गया उसे डबल लेके जाता है। तो मैं इस वक्त मेरे पास जो इशू है सबसे बड़ा है वो मेरा डॉलर है, मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी की बायोन्सी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ कि जब ये लोकलाइज इन्वेस्टमेंट आए और लोकल लोग ये ले, ताकि मुझे इसका डिविडेंड बाहर ना भेजना पड़े। दूसरी बात ये है कि आप अगर पाकिस्तानी लेते हैं तो वो आपके कल्चर को समझते हैं, आपके लोगों को समझते हैं और वो सुपर इम्पोज नहीं करते कोई चीज अपनी। मैं अभी भी इस बात का कायल हूं। आप देखें आज एमसीबी आपने लिया, मियां मंशा एक क्रेडिबल नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आज एमसीबी आप देखें कहां थी और कहां चली गई। हबीब बैंक, खान डेवलपमेंट नेटवर्क में जिनकी हमारी बहुत उनसीयत है, इनका पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुल्तान अली अल्लाना, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, निशाने पाकिस्तान वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला। और ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, वो सुल्तान अल्लाना की तख्लीक थी। आज जो आपको सहारा दिया करेंसी में, वो सुल्तान अल्लाना की मरून मिन्नत था। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये लोगों ने लिया और आज आप देखें इन बैंकों को कहां से कहां ले गए। सर अनवर परवेज, ये भी पाकिस्तानी मिजाजी है ना। अलाइड बैंक, ये शेख मुख्तार साहब, ये भी पाकिस्तानी है। तो मैं ये समझता हूं आपके पास लोकल इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अगर आप एफबीआर की ये अकरबा परवरी और जिस तरीके से हुकूमत में फैसले होते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के अगर वो खत्म कर दें और अगर आप इसको सही से चलाएं, आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेटल हो गई है, आप उनको चलने दें। जब कोई सेटल हो जाता है आप उसको चेंज करने की बात कर देते हैं। अच्छा तोला साहब, अभी एक दफा दोबारा से पीछे आए आप। ये सवाल इसलिए बहुत अहम है कि अब आप समझते हैं कि ट्रेन पटरी के ऊपर चढ़ चुकी है प्राइवेटाइजेशन की। अगर इसी पेस से चले तो हम अपने मसले हल कर लेंगे, डिस्कोर्स का मसला हो या और 19-20 मसले हो सारे। प्रीमेच्योर है। मैं कभी भी मैं हमेशा को जरूर कहता हूँ पेवस्ता जैसे उम्मीदें बाहर रख, मगर ये प्रीमेच्योर है। एक डील, सक्सेसफुल डील के बाद आई कांट से कि जी काफी रोटन एग्स हैं आपके पास। स्टील मिल है आपके पास, स्टील मिल देखे ना, स्टील क्या होगा सर, स्टील मिल का क्या होगा एहतजाज के अलावा? खाली बंद पड़ी हुई है। आप देखें हमारे साथ ये इशू क्या है। देखिए वही मॉडल में 1 मिलियन टन पाकिस्तान, ईरान और इजिप्ट में लगा था। उन्होंने, इजिप्ट ने 25 टाइम्स बढ़ा लिया, ईरान ने 10 टाइम बढ़ा लिया। हम वहीं पे खड़े हुए हैं और बंद हो गए हम। तो आप सोचें, अपने मफादात को तरजीह दें, ना कि इम्पल्सिव होके। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज है। लोगों के लिए मुल्क होता है, लोगों से मुल्क बनता है और लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बट देखें मुझे एक बात आता है, अगर मैं फर्ज करें 5 लाख डिस्कोस के एम्प्लॉइज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को गारंटी करने की बात करता हूं, तो क्या मेरे 25 करोड़ अवाम, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि उनके जो टैक्सेस हैं उन पे खर्च हो, ना कि इन इदारों पे, सफेद हाथियों पे हो? तो ये वी हैव टू क्रिएट अ ब्रेक इवन अबाउट। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। एक तबसरा है लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिकल साइड को साइड कर दीजिएगा, सिर्फ उसका जो है ना क्रक्स उसके ऊपर। मैं पॉलिटिकल साइंस को नहीं करूंगा, मैं आपके साथ साइंस पे भी बात करूंगा, पॉलिटिक्स पे भी करूंगा। हाँ, मेरा अर्ज आपसे ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी पहले भी कई दफा कहा, अभी जो बरसी थी मोहतरमा की उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी डेस्कोस को हमें दे दें, सूबों को दे दें। तो वो किस बुनियाद पर ये बात करते हैं? ठीक है कि पीपल्स पार्टी का एक नजरिया है, निजकारी के खिलाफ है पीपल्स पार्टी, लेकिन डिस्कोर्स के हवाले से जो है वो क्या सोचकर वो कहते हैं कि सूबों को दे दें? मैं आपको, बड़े मोहतरम है, हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं और बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की उनसे, और मैं बड़ी दिल की गहराइयों से इनकी इज्जत करता हूँ। मगर बात यह है कि जब स्टील मिल हमने ऑफर की थी इनको,
जब रजा रब्बानी साहब ने कहा था और हमने कहा था, तो उस वक्त मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को हाथ डाल देना चाहिए था कि हाँ जी हमारी जमीन है, हम ले लेते हैं, हम चला लेंगे। तो उस वक्त तो आपने मना कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस सूबे में आपकी 3 डिस्कोज हैं। एक तो के इलेक्ट्रिक, उसको तो प्राइवेटाइज के बाद आप बाकी 2 डिस्कोज तो सबसे गंदी हैं। गंदी से मेरी मुराद ये है कि नुकसान वाली तो है। क्या आप चाह रहे हैं कि जो एनएफसी का सिंध को शेयर मिलता है और जो कराची कमा के दे रहा है इनको जो एसआरबी की इनकम के तहत, और वो तो क्या हम वहां पर मेरा ख्याल है झोंक दें, और फिर एक डिस्पैरिटी आप क्रिएट करेंगे। अगर फर्ज करें पंजाब बोलता है हमें तो नहीं चाहिए, केपी के कह रहा है शायद वो ले भी ले, मुझे नहीं पता, कोयटा बलूचिस्तान गवर्नमेंट शायद चले ले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आइंदा आने वालों को हम क्यों पिंच में डालते हैं? ये मसला सारा जो है ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं वो फेडरेशन के अंडर आती है। लेट द फेडरेशन टेक द डिसीजन। और मेरा ख्याल है बड़े मौतबाना अंदाज में मैं ये कहूंगा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कि भाई अब हमारा काम नहीं रहा ये बिजनेस मैनेज करने में। हमने इस मैनेजमेंट को 73 से देख के आज तक देख लिया, हमारे साथ मेरा ख्याल है इसने अच्छा नहीं किया। एक एजुकेशन सिस्टम की आप बात देख लें, आज जो ये हमारे पर जवाल आया हुआ है सिर्फ हमारी एजुकेशन की वजह से आया हुआ है ना। आप देख लें हमारी एजुकेशन का क्या हाल है। आप ग्रेजुएट को बुला लें, 90% मार्क्स लिए होंगे उन्होंने, 90% मैं आपको बोल रहा हूँ बगैर झिझक के। उनको आप कहें अपना एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख के दो, अगर वो लिख के दे देंगे तो मैं आपके सामने तो साहब एक और बात भी बिलावल साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी ये एसआरबी या पीआरए जो भी है वो उन्होंने कहा कि सूबों को दें, एफपीआर को खत्म करें और ये सूबों को इख्तियार दें टैक्स कलेक्शन का, हम आपसे बेहतर टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे। वो ये कह रहे हैं सेल्स टैक्स का आप इख्तियार हमें दे दें, देखिए उसमें फिर एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है। सिंध में क्योंकि पोर्ट भी आता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आएगा, तो जाहिर बात है पोर्ट पे वो कहेंगे जी ये तो मेरा हक है। तो आपका जो फार्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है वो है आपका पॉपुलेशन बेस पे मेजर, बाकी 4-5 वेक्टर है बहुत छोटे छोटे हैं, टैक्स कलेक्शन पे भी है, पॉवर्टी पे भी है, उन चीजों पे, और ये डेलिब्रेट हो रहा है। अगर आप फर्ज करें एनएफसी नहीं देते तो फिर तो इसका मतलब है सिंध सारा शेयर ले जाएगा, पंजाब को भी नहीं मिलेगा, फिर तो बलूचिस्तान भी तकलीफ में आ जाएगा, केपी के भी आ जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है। वो इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, इंडिया का 2 टियर सिस्टम है। इंडिया में सर्विसेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है और ये स्टेट करते थे, बट अब उन्होंने भी कॉमन वेट लिया है। तो मेरा ख्याल ये फार्मूला चल नहीं सकता। बड़े मौदबाना अंदाज में मैं ये कहूँगा ये मेरा ख्याल है नॉन स्टार्टर है। ये पिछले दौर में भी काफी आया था और मेरा ख्याल है गोल्डन चांस था जरदारी साहब के पास जब वो खुद थे और एनएफसी अवार्ड बनना था उस वक्त कर देते। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में उम्मीद रखें अगर उनकी हुकूमत आती है तो they will have a right to, but I don't think at this stage ना IMF आपको अलाउ करेगा, क्योंकि ऐसे तो आप हुकूमत और मेरा ख्याल है खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपका इस वक्त तो भले थोड़ा सा कम हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है आपका इस वक्त ऑलमोस्ट 50-50 पे आ जाएगा। तो 50-50 आने के बाद अगर फर्ज करें मैं 14,000 अरब नहीं कर सकते, चले 12,000 अरब भी अगर मैं कर लेता हूँ, 13,000 अरब, तो 6,500 अरब स्ट्रेट अवे अगर मैं निकाल दूं शायद फेडरेशन को थोड़ा सा फायदा हो जाए, बाकी दूसरे सूबों को नुकसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अवामी मसला हमारे सामने आ गया, तुमने कहा काशिफ मुनीर जो हमारे अवामी रिपोर्टर है उनसे ही पूछे। मसला ये है कि आलमी मार्केट के अंदर दालों की कीमतें कम हुई हैं लेकिन आवाम तक इसका फ़ायदा मुंतकिल नहीं हो रहा। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में जब नया साल आया तो एक बहुत बड़ी कमी हुई। लोग ये सवाल करते हैं कि बसों का किराया कब कम होगा, टैक्सी का किराया कब कम होगा, रक्षों का किराया कब कम होगा। और इसके साथ साथ जब पेट्रोल में इजाफा होता है तो हर चीज़ में इजाफा होता जाता है। वो इजाफा आखिर कम क्यों नहीं होता? क्या कमज़ोर हुक्मरानी इसकी वजह है या मामला कुछ और है कि कुछ माफियाज की जेब में, मिडल मैन की जेब में पैसे जाते हैं? इस तरह के बहुत से सवालात काशिफ मुनीर साहब से पूछेंगे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो से तशरीफ़ लाए, आपको हमने अवामी करार दिया है तो कुछ अवाम की बात ज़रा करें। दालों की क्या सूरत हाल है? सुना है कि कोई आलमी मंडी में कोई दालों के रेट गिर गए हैं
हैं, ऐसा है? पाकिस्तान की मार्केटों में क्या है और फिर आम आदमी तक पहुंचने वाली दाल क्या वो भी सस्ती हुई है? हुआ क्या है? देखिए फवाद साहब, जो दालों की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कम हुई हैं। अच्छा, जब इंटरनेशनल कम होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा होलसेल बाज़ार है जोड़िया बाज़ार, वहाँ भी आपको कीमतें कम होती नज़र आ रही हैं। यानी अगर आप जोड़िया बाज़ार जाएंगे तो आपको दालों की एवरेज में अगर आपको प्राइस बताऊँ तो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक कमी हुई है। यानी जो चने की दाल है वो 70-80 रुपये कम हुई है, माश की दाल 60 रुपये कम हुई है, मसूर की दाल 50-60 रुपये कम हुई है। तमाम दालों के रेट में आपको कमी नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप जोड़िया बाज़ार से निकलते हैं और शहर के सुपर स्टोर्स में जाते हैं, शहर की रिटेल मार्केट में जाते हैं, आपको वहाँ पर दालों की कीमतों में कमी नज़र नहीं आ रही। जोड़िया बाज़ार के अंदर तो जो इंपोर्टर बैठे हैं वो बड़ी तादाद में बड़े इंपोर्टर्स हैं, वो पूरे जो है वो कंटेनर्स इंपोर्ट करते हैं, बल्क में इंपोर्ट करते हैं, तो उनके पास ये सूरत नहीं होती। वो जैसे ही रेट गिरते हैं वो आगे रेट जो है वो देते हैं। लेकिन कोई आपको शहर में कोई एक सुपर स्टोर नज़र नहीं आएगा, कोई एक दुकान नज़र नहीं आएगी, कोई रिटेल नज़र, और आपको कमिश्नर कराची इस हवाले से काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे कि भाई रेट कम करवाया जाए। अगर होलसेल मार्केट में रेट अच्छे खासे गिर गए हैं तो रिटेल में भी नीचे आने चाहिए, तो रिटेल में काम नहीं हो रहा। आटे की क्या सूरत हाल है काशिफ साहब? देखिए सर, आटे के अंदर दो चीज़ें हुई हैं। अगर आटे की सूरत हाल देखें तो गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर एक बड़ा अजीब सा सूरत हाल हुई है कि आटा जो है अब वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अब सिंध हुकूमत ने आटा देना शुरू किया है। तो जो सिंध हुकूमत ने आटा देना शुरू किया तो फ्लोर मिलों ने गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज का ऐलान किया। उस एहतजाज ये था कि जो गंदम दी गई है वो फ्लोर मिलों के बजाय ट्रेडर्स को दी गई और वो 8,000 रुपये 100 किलो के दिए गए। ट्रेडर्स ने वो गंदम जो है वो 8,000 से लेकर 9500 से 9700 की फ्लोर मिलों को बेची, 1500 से 1700 रुपये फी बैग महंगा। तो अब हुआ ये कि जब एहतजाज हुआ तो सेक्रेटरी फूड को जो है वो हटा दिया गया, फिर ट्रेडर्स का जो है वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। तो ये एक बड़ा जो है सूरत हाल बनी हुई है कि गंदम की जो फसल आनी है वो मार्च एंड में आनी है। अगर गंदम नहीं मिलेगी तो आटा महंगा होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ आपको मैं एक चीज़ और इजाफा कर दूँ, आपने जो दालों की बात की, यहाँ पर चावल का भी बड़ा मसला हो गया है। अच्छा। चावल का सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि इस साल, यानी हम जिस साल बैठे हुए हैं, चावल की जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 40% कम होगी, जो हमें बहुत हमारा करंट अकाउंट है, जो हमें डॉलर्स की जरूरत है, उसको हिट करेगा। क्यों? 2 साल पहले हमने चावल 3.9 अरब डॉलर किए, पिछले साल 3.3 अरब डॉलर किए, और इस साल 2.5 अरब डॉलर भी नहीं होंगे। मसला यह है कि इंटरनेशनली चावल की प्राइस भी नीचे आई है, इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट शुरू कर दी है, उसकी वजह से पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट कम हो रही है। और अब अंदाज़ा ये लगाएं कि पिछले दिनों में चावल जो है, जो ईरी सिंध का होता है, वो पोल्ट्री फीड में दिया गया है। तो इस साल चावल, लेकिन आपको रिटेल में चावल आप महंगा खा रहे हैं और बासमती आप दुनिया में महंगा तरीन खा रहे हैं। एक्सपोर्ट सस्ती कर रहे हैं और यहाँ लोगों को महंगा बेच रहे हैं। अच्छा, ये वन विंडो ऑपरेशन जो आपने भी बताया कि ये हुकूमत ने मिडल मैन को बीच में जो है कि मिडल मैन की जरूरत क्या है वन विंडो ऑपरेशन के लिए? क्या जरूरत है इसमें कोई क्या हुआ, क्या इतना गैप? मिडलमैन कुछ किए बगैर 15 रुपए ले जाएगा? जी, यही सूरत है। यहाँ आपके लिए बड़ा हैरान कन होगा कि जो मिडलमैन है, आप अंदाजा लगाएं, केपी के अंदर गंदम जो है वो मतलब आप अंदाजा लगाएं उसमें 2000 रुपये फी बोरी कमाया। यानी सिंध की गंदम जो सब्सिडी सिंध की आवाम को मिलनी थी वो केपी तक चली गई। अब जो आपके सवाल है, आपका सवाल का जवाब देना जो है बड़ा मुश्किल है कि ये गंदम जो है वो ट्रेडर्स को क्यों दी गई। डायरेक्ट फ्लोर मिलों को दी जाती तो जो 80 रुपए की गंदम दी जाती तो। अच्छा, माजी में ऐसा होता ना काशिफ साहब? माजी में गंदम में बहुत सारे काम होते रहे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, चीनी हो, गंदम हो, जब भी फसल आने और जाने का टाइम होता है तो ये बहुत सारा कमाने का टाइम आ जाता है। तो आज आप अंदाज़ा ये लगाएं कि अब जब ये नोटिफिकेशन करके ट्रेडर्स को मुअत्तल कर दिया गया तो सिंध से और कराची से गंदम उठ चुकी है काफ़ी बड़ी तादाद में। और अब जो फी फ्लोर मिल कोटा है, यहाँ भी 2 नंबर ही है। फी फ्लोर मिल कोटा कर दिया गया है, जो फ्लोर मिल पूरे साल नहीं चली वो भी कोटा लेगी और पैसे कमाएगी। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। हम हर चीज़ को पेट्रोल की कीमत से जोड़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और हर तरह के खर्चे मिला के, तो क्या इस कमी का कोई देर पा फ़ायदा होगा? 15 दिन बाद हो सकता है इजाफा हो जाए, ये भी एक बड़ा मसला है। तो ये जो इस 15 दिन के लिए है, कोई है चांस इसका? देखें जी, जब सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही डीजल की कीमतें कम होती हैं तो कोई फ़ायदा आवाम तक ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जैसे ही बढ़ती हैं ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ा देते हैं। जो ट्रेडर है वो कहता है जी अब जो मैं ये ट्रक भेज रहा हूँ इसमें इतना इजाफा होगा, तो वो फ़ी किलो 2 से 3 रुपये इजाफा वो करता है और एट द एंड 10 रुपये किलो बढ़ जाता है। अब इतनी बड़ी तादाद में कमी हुई है, आप यकीन मानिए आपको मार्केट में ना होलसेल में कमी नज़र आएगी ना रिटेल की सतह पर नज़र आएगी। तो ये जो पेट्रोल और डीजल की कमी होती है इसका फ़ायदा आवाम तक उस तरह नहीं
पहुंचता जिस तरह बढ़ने के लिहाज से पहुंचता है। कौन जिम्मेदार कौन होता है इसका? निचली छोटी हुकूमतें या कमिश्नरेट होता है इसका, या सूबाई हुकूमतें और फेडरल हुकूमत को उसको देखना चाहिए? देखिए, जो मुकामी आपकी मार्केटें हैं, होलसेल बाजार से जब माल ट्रांसफ़र होता है तो कमिश्नर कराची रेट का इजरा करते हैं। आपके लिए ये भी हैरानकुन होगा कि आज कराची के होलसेल बाजार में जो चीनी है, जिसका आप पिछले कई दिनों से मसला देख रहे थे, वो कम कीमत पे उसका रेट है और जो कमिश्नर के रेट है वो ज़्यादा है। यानी कमिश्नर ने रेट जारी कर दिया 140 रुपए का और होलसेल यानी में वो 134 रुपए बिक रही है। तो डिसकनेक्शन आपको नजर आएगी। कमिश्नर ऑफिस को हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद इस बात की रेट लिस्ट लेनी चाहिए। यानी कि कमिश्नर ऑफिस की रेट लिस्ट अब भी मज़ाहिया ही होती है, चाहे वो दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो। कमिश्नर ऑफिस की रेट लिस्ट का हकीकत से ताल्लुक होता नहीं है। काशिफ भाई, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही है, डिसकनेक्शन है। यानी आप जो है वो अगर आप रेट लेना शुरू कर दें, रोजाना की बुनियाद पर आपको रेट मिलेंगे, वो रेट पर आप इंप्लीमेंटेशन कराएं तो आपको नुमाइशी जो है वो छापे नजर आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही है कि आवाम को महंगी दालें भी खानी पड़ रही हैं। चले जी, हुकूमत को भी एक जो है वो तजवीज़ हम दे देते हैं। सिर्फ काशिफ साहब से बातचीत का एक ही मकसद था कि हुकूमत तक ये आवाज़ तो कम से कम पहुँचे, सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचे, हम प्रोग्राम में बातचीत करें, कोई देख ले, कोई क्लिप निकाल दे, काशिफ साहब किसी को क्लिप भेज दें। पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आवाम तक भी अगर आप कहते हैं कि जी आपने माइक्रो जो स्टेबिलिटी है वो लेके आप आ गए हैं मैक्रो, तो आवाम को भी देखें कि आवाम तक वो मामला कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, और वो किसने करना है? कमिश्नर ऑफिसर्स ने करना है, रेट के इम्प्लीमेंटेशन से होना है, चाहे फिर आर्मी मार्केट में फ़र्क हो या चावल या आटे का जो भी मामला हो। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। याद दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।